नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित और बहुत ही ज़्यादा रूह कँपा देने वाली कहानी है। कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है? जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी टाइप के और भी हॉरर वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की जो कहानी है इसको लिख के भेजा है सोना ने, और सोना रहने वाली है एमपी की। सोना बताती हैं कि ये जो घटना है उनके दादा के दादा यानी सोना के परदादा के साथ घटित हुई है। सोना के जो परदादा थे उनका नाम था कनकनाथ, और उनकी एक छोटी बहन थी जिनका नाम था सरोज। जो कनकनाथ जी थे वे अपनी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। छोटी बहन को अपने पलकों पे बैठा के रखते थे। घर में बस यही दो बच्चे थे। यहाँ पर सरोज जी की जो एज थी करीबन 13-14 साल की एज थी, और इस समय उनकी शादी हो चुकी थी। पहले के समय में लोग अपनी बहन बेटी की शादी बहुत कम एज में कर देते थे, उनको गौना रखते थे। जब उनकी एज 17-18 साल की हो जाती थी तो अपनी बहन बेटी को विदा कर देते थे ससुराल के लिए। ये चीज़ सरोज जी के साथ घटित हुई। सरोज जी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि शादी क्या होता है और ससुराल जाना क्या होता है, उनको कुछ भी पता नहीं था। बट उनकी शादी हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। सरोज जी का जो दिल दिमाग था ना ऐसे बच्चों वाला था, वे खेलना पसंद करती थी, अपने सहेलियों के साथ रहती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और सरोज जी की जो एज हो गई थी 17-18 साल की हो गई थी, और उनका जो गावना का समय था वो एकदम पास में आ गया था। सरोज जी के जो दूल्हे थे वे आए घर पे और सरोज जी को विदा करने के लिए। तो सरोज जी के जितने भी घर वाले थे सारे लोगों ने अपनी बेटी की विदाई हंसी खुशी से कर दी। सरोज जी ससुराल चली गईं और ससुराल गए हुए उनको पूरे 1 साल हो गया। 1 साल के बाद सरोज जी अपने मैके रिटर्न आई, और आई मैके तो बहुत ज़्यादा खुश हुई और अपने मम्मी पापा भाई चाचा मतलब पूरे खानदान को बोल दिया कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, मुझे घूंघट में रखते हैं। पहले के लोग घूंघट लेते थे, यहाँ पूरा मोटे मोटे कपड़े पहनाते हैं, एक रूम के अंदर रखते हैं, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते, मुझे खेलने नहीं देते। उनकी ना बहुत सारी ऐसे शिकायतों की लिस्ट थी। यहाँ पे घर वाले बहुत ज़्यादा हंसे और उन लोगों ने बोला कि ये बड़ी तो हो गई है लेकिन इसको दिमाग अभी भी बच्चा वाला है। ये 19 ईयर्स की थी वो, 18 पे विदा हुई थी, 1 साल बाद आई तो 19 की थी, और लेकिन बहुत ही सीधी सादी भोली थी। तो घर वाले उनके बातों पे बहुत ज़्यादा हंसे और उन्होंने बोला कि ठीक है मत जाना तू रह। मतलब ये गाँव ना करीब 4-5 महीनों के लिए आई थी। पहले के लोग ना ऐसे खेती करते थे, ज़्यादातर लोग किसान होते थे, उनके पास किसानी मात्र एक सहारा था जीने के लिए। बहुत सारे लोग पशुपालन भी करते थे। तो जो सोना के फैमिली वाले थे, खानदान वाले थे पहले पूर्वज, वे लोग किसान थे, ज़मींदार थे, कास्ट में बड़े थे। वे लोग ना दूसरों से मजदूरी करवाते थे, अपना काम वगैरह करवाते थे और उसके बदले में अनाज देते थे। यहाँ पर सरोज जी के जो भाई थे कनकनाथ जी और उनके चाचा, उनके पापा, सारे लोग खेत में चले गए थे, क्योंकि कटैया का सीज़न था, जो धान होता है वो कटा रहा था। तो क्या हो रहा था कि सारे लोग काटते थे, धान खुद भी काटते थे, मज़दूर रख के भी वे लोग कटवाते थे, उसका जो बोझा बनाते थे, बोझा बना के ना धान का बोझा घर पे आता था। उसके बाद से जितने भी लोग थे धान को पीटते थे, तब जाकर इतना छोटा छोटा धान निकलता था। उसके बाद उसकी कुटाई छटाई होती थी, फिर चावल निकलती थी। ये जो प्रोसेस था ना काफ़ी लंबा वाला प्रोसेस था। सरोज जी के जो भाई थे वे खेत में थे और उन्होंने अपने सारे मजदूरों को बोल दिया था कि देख भाई मुझे कुछ नहीं पता, आज सारा का सारा अनाज जो बोझा वाला है घर पे चला जाना चाहिए, क्योंकि बारिश वाला मौसम है और मुझे डर है कि बारिश आएगा तो सारा अनाज बर्बाद हो जाएगा।
तुम लोगों को क्या करना है, कैसे ढोना है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन आज सारे खेत का अनाज घर पे जाना चाहिए। यह बोल के कनकनाथ जी खुद भी लोगों की मदद कराने लगे, मजदूरों की मदद कराने लगे। तो जितने भी मजदूर थे सारे जल्दी जल्दी बोझा बांध के घर पे आने लगे। इवनिंग हो गया था और जो सरोज थी उनके पति अचानक से बिना डेट तो था 1 सप्ताह बाद का, लेकिन वो 1 सप्ताह पहले आ गए सरोज को लेने के लिए। और यह बात घर में किसी को भी नहीं पता था, मर्द लोग तो खेत में थे। जो सरोज के पति थे वो डायरेक्ट घर पे आ गए और उन्होंने एक छोटे से बच्चे को पकड़ा और बोला कि घर के औरतों को बोल दीजिए कि मेहमान आए हैं। मतलब दामाद को लोग मेहमान भी बोलते हैं, यूपी बिहार एमपी में शायद मेहमान ही बोलते हैं। तो कि बोल दीजिए कि मेहमान आए हैं और वो अपनी वाइफ को लेके जाने के लिए, क्योंकि डेट का वेट नहीं कर सकते। घर पे जो सरोज थी उनकी दादी सास गुजर गई थी, तो इसके लिए इमरजेंसी था और सरोज को लेके उनको जाना था क्योंकि ये घर की बहू थी और जाना ज़रूरी था। तो जो छोटा बच्चा था वो घर के अंदर गया और सरोज की मम्मी को और चाची वगैरह को बोला, तो इन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा था, ये लोग क्या रिप्लाई दे। इन लोगों ने उस छोटे से बच्चे से चाय नाश्ता वगैरह भेज दिया मेहमान को और बोला कि ठीक है आप बैठिए, हम बुला के लाते हैं जो हमारे घर के मर्द लोग हैं। फिर यहाँ पर सरोज को चाची मम्मी ने सिखाया कि बेटा तू चल जा खेत में, तेरे भैया बाबा सारे लोग खेत में हैं, उनको बोलना कि घर पे चलिए मेहमान आए हैं और वो आपको बुला रहे हैं। तो सरोज बोली कि ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ। तो सरोज की जो माँ थी उन्होंने सरोज को घर के पीछे से भेजा कि बेटा तू घर के पीछे से जा, बाहर से जाएगी तो मेहमान क्या बोलेंगे, मेहमान को ऐसा लगेगा कि इनके घर की औरतें खेत में काम करती हैं, जबकि ये बहुत ही गलत चीज़ है। मतलब पहले की औरतें खेत में नहीं जाती थी काम करने के लिए, मतलब ऊंचे कास्ट वाले नहीं जाते थे, मेरा मतलब ये है। सरोज खेत में गई, उन्होंने अपने चाचा बाबा भैया सबको बोला है कि घर चलिए मेहमान आए हैं। तो जो कनकनाथ जी थे उन्होंने अपने फादर को बोला कि पापा आप चलिए घर पे सारा चीज़ हैंडल कीजिए, मैं पीछे से आता हूँ, मैं और चाचा आता हूँ और जो वर्कर हैं जो मज़दूर हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि ये लोग चलें, क्योंकि मेहमान आ गए थे, सबको भागना था और खेत में अनाज भी नहीं छोड़ सकते, ये भी चीज़ था। तो चाचा और पापा दोनों लोगों ने क्या किया कि बोझा जो होता है ना अनाज का सर पे रखा और ये लोग घर आ गए। ये लोग आके आओ भगत जितना भी होता है मेहमान का ये लोग कर रहे हैं। अब खेत में 1-2 बोझा बच गया था और जितने भी मजदूर थे सारे मजदूरों ने एक एक बोझा करके ये लोग घर पे ला दिए थे। इवनिंग हो चुका था और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। जो सरोज थी वह अपने भाई के साथ आने के लिए वहां पे रुक गई। एक मजदूर सरोज और कनकनाथ जी, बस 3 लोग बचे थे, 2 बोझा था लाने के लिए। तो जो कनकनाथ जी थे उन्होंने बोला मजदूर से, जो मजदूर था जो बचा था उसका नाम सुदर्शन था, उन्होंने बोला कि सुदर्शन एक काम करो, तुम मेरे सर पे बोझा उठा दो, मैं लेके आगे चलता हूँ, घर पे मेहमान आए हैं, चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक काम करो कि तुम पीछे से आओ। और इन्होंने बोला सरोज को कि तू भी चल साथ में। तो ये बोली कि ठीक है भैया मैं चलती हूँ, मेरी दोस्त आगे है, मैं उससे मिल के आ जाऊंगी, आप चलिए। यहाँ पर कनकनाथ जी ने बोला कि ठीक है तू जल्दी घर आ जाना, ये लालटेन रख अपने साथ। पहले के लोग ना लालटेन लेके जाते थे क्योंकि अंधेरा में उनको कुछ दिखता नहीं था और जो अनाज वगैरह था वो एक हाथ से लालटेन एक हाथ से सब बोझा पकड़ के लोग आगे आगे जाते थे ताकि रोशनी रहे। यहाँ पर कनकनाथ जी ने अपना लालटेन अपनी बहन को दे दिया और वे आगे निकल गए। यहाँ पर सुदर्शन बच गया खेत में और जो सरोज थी वह आने लगी अपने मित्र से मिलने के लिए। तब तक सुदर्शन ने आवाज दिया कि सरोज जी ये जो बोझा है क्या आप मेरे सर पे उठा देंगी, बहुत भारी है, मुझसे उठ नहीं रहा है। तो सरोज जी ने बोला कि ठीक है उठा दूंगी, मैं मदद करवा दूंगी। तो सरोज जी ऐसे झुकी और जो सुदर्शन था वो भी ऐसे झुका बोझा को उठाने के लिए। और जो पहले के लोग बोझा उठाते थे ना उसके पहले यहाँ पे पगड़ी रखते थे सर पे ताकि ना कुछ चुभे उभे नहीं। तो सुदर्शन ने ऐसे पगड़ी रखा हुआ था सर पे और वो भी हाथ लगाए ये भी हाथ लगाए। यहाँ पर सरोज जी से जो बोझा था उसका बैलेंस बिगड़ गया। तब तक सुदर्शन ने बोझा को संभालने के लिए और ऐसे सर नीचे किया कि ताकि मैं इस पर रख लूँ।
यहाँ पर घटना ये घट गई कि जो सरोज जी थी उन्होंने सिंदूर लगाया था। पहले के लोग बहुत ज़्यादा सिंदूर लगाते थे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा भर के सिंदूर लगाते थे। तो सरोज जी का जो सिंदूर था वह सुदर्शन के पगड़ी में लग गया थोड़ा सा हल्का से, क्योंकि ऐसे वो झुका, ये भी ऐसी झुकी, तो सिंदूर लग गया। और यहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं, सुदर्शन के पास कुछ आईना वगैरह तो था नहीं, इसलिए उसने नोटिस नहीं किया। उसने कैसो भी बोझा को संभाला और घर आ गया। और यहाँ पर सरोज ने भी कुछ नोटिस नहीं किया। सरोज वहाँ से चली गई अपने दोस्त के घर पे अपनी सखी से मिलने के लिए। और यहाँ पर सुदर्शन जैसे ही घर पहुँचा और उसने बोझा को नीचे रखा, तब तक कनकनाथ जी की जो नज़र थी सुदर्शन की पगड़ी पे पड़ गई और कनकनाथ जी का जो दिमाग था ना ठनक गया। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पगड़ी पर सिंदूर कैसे लगा और तुमको आने में लेट कैसे हो गया। तो सुदर्शन ने बोला कि बाबू साहब मैं आ रहा था आराम आराम से, क्योंकि मैंने बहुत सारे बोझा ढोए हैं, मेरे अंदर थोड़ा भी ताकत नहीं है, इसलिए मैं आराम आराम से आ रहा था। क्या हुआ, आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन यहाँ पर कनकनाथ जी ने सुदर्शन को गंदी नज़र से, मतलब गंदी नीयत से देखा और उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने ज़रूर कुछ गलत किया है। सरोज कहाँ है, सरोज ठीक है ना। यहाँ पर कनकनाथ जी की जो नीयत थी मतलब सही नहीं थी। उनको ऐसा लगा कि सरोज का और सुदर्शन का कुछ ऐसा हुआ है ताकि उसका सिंदूर इनके सर में लग गया है, मतलब अफेयर सफेयर टाइप से उन्होंने सोच लिया। यहाँ पर सुदर्शन ने बोला कि नहीं बाबू साहब, आप गलत सोच रहे हैं, एक बार बिटिया को आ जाने दीजिए, फिर आप उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ना आओ देखा ना ताओ देखा, कनकनाथ जी ने अपना फरसा उठाया और एक बार में ही सुदर्शन का मतलब काम खत्म कर दिया। यहाँ पर कनकनाथ जी ने कुछ भी नहीं सोचा, सरोज के पति के सामने ही ये सारा काम खलास। और उसके बाद से सारे लोग सरोज को ढूंढने लगे कि सरोज है कहाँ। लोगों ने ऐसे गला फाड़ के चिल्लाना स्टार्ट किया, सरोज सरोज सरोज। सरोज को जब सुनाई दिया कि उनके घर वाले उसको बुला रहे हैं, तो लैंटियन के साथ दौड़ती हुई घर पे आई और पूछी कि हाँ भैया, आप क्यों बुला रहे थे। फिर कनकनाथ जी ने जैसे ही सरोज को देखा अपने सामने, उन्होंने 2-3 चाटे खींच खींच के अपने बहन को मारा और पूछा कि बता तूने क्या किया है, तुझे थोड़ा भी दिमाग नहीं है, तुझे ससुराल नहीं जाना था, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि तू कुछ भी करेगी। तेरा कब से चक्कर चल रहा है सुदर्शन के साथ, तू बता मुझे। यहाँ पे एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतना बड़ा सीन क्रिएट हो गया। यहाँ पर सरोज रोने लगी, अपने भाई के पैरों में गिर गई और उसने बोला कि नहीं भाई, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कसम खा के कहती हूँ, तुमसे ज़्यादा मैं किसी से प्यार नहीं करती, तुम्हारी कसम, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। उन्होंने मुझसे बोला कि थोड़ा सा बोझा उठा दो, तो मैंने बोझा उठाया, इसी में लग गया होगा भाई, मैं सच बोल रही हूँ। तो यहाँ पर कनकनाथ जी ने बोला कि तू सच बोल रही है। सरोज बोली कि भाई तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, तुम चाहो तो मुझे भी बलि चढ़ा सकते हो, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन ये झूठ नहीं है। यहाँ पे सरोज ने अपने फादर, दादा, चाचा सबकी कसम खाई और भाई को यकीन दिलाया कि नहीं भाई, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो सरोज के पति थे, उन्होंने बोला सरोज को कि सरोज, मुझे तुम पे यकीन है, हो सकता है कि गलती हुई हो, गलती से सिंदूर लग गया हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक काम करो, तुम अपना सामान पैक करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। यहाँ पर सरोज ने ना आओ सोचा ना ताओ सोचा, उसने बोला कि हाँ, यहाँ पर मेरे घर वाले, जो मेरे खुद के घर वाले हैं, मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, मेरा यहाँ रह के कोई मतलब नहीं है, मैं आपके साथ चलूँगी। यहाँ पे सरोज चुपचाप रोती हुए सारे कपड़े इकट्ठा की और उसके बाद अपने पति के साथ बिना डेट, एक डेट तय होता था पहले कि इस डेट पे लड़कियां अपने ससुराल या मैके जा सकती हैं, बिना डेट देखे सरोज अपने पति के साथ ससुराल लौट आई। यहाँ पर कनकनाथ जी को बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने सोचा समझा नहीं, मैंने कुछ भी कर दिया, अब तो प्रॉब्लम होगा। और उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं बोला,
उन्होंने फरसा उठाया और खुद के साथ भी वही चीज़ किया जो सुदर्शन के साथ उन्होंने किया। यहाँ ज़मीन पर दो शरीर पड़ा था, एक सुदर्शन का और एक कनकनाथ जी का। अब लोग करे तो करे क्या? जो छोटे कास्ट के लोग होते थे, जैसे कि जो मजदूर वगैरह होते थे, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वे आवाज़ उठा सके। यहाँ पर सुदर्शन के घर वाले आए और उन्होंने सुदर्शन के शरीर को लेके चले गए। यहाँ पर घर में रोना पीटना वगैरह चालू हो गया था कि घर का इकलौता लड़का, उसने ये चीज़ कर लिया, ये अच्छा नहीं है। और यहाँ पर कनकनाथ जी के जो बच्चे थे, मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, लड़का लड़की भी थे, वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। उनको ऐसा पता ही नहीं चला कि मेरे फादर ने ये कर लिया, इसका मतलब क्या होता है, कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ पे शर्म के मारे कनकनाथ जी ने इस कदम को उठाया और उसके बाद से घर वालों ने उनको अंतिम विदाई दी। जो हो गया सो हो गया, अब लोग कर भी क्या सकते हैं। घर की औरतें और जो घर के बुजुर्ग थे, उन लोगों ने बच्चों की परवरिश की। कुछ साल बीते, जो बच्चे थे छोटे छोटे, वे टीनेजर वाले एज में आ गए थे। उनके साथ अजीब गजीब घटना घट जाती थी। मतलब बच्चों को कोई ऐसा मारता था, पीटता था, उनको बहुत ज़्यादा सताता था, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होने लगी। यहाँ पर घर वालों को कुछ समझ नहीं आता था कि आखिर ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है। ऐसा कौन है जो हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचा रहे हैं? हमारा तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। तो पहले के लोग ना बहुत ही ज़्यादा चालू होते थे। उन लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया और अपने बच्चों को दिखाया कि बाबा आप बताइए कि मेरे बच्चों को ऐसा हुआ क्या है। कोई भी आता है उनको मार देता है, पीट देता है, निशान दिखाई देता है। मेरे जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, रात में चिल्लाने लगते हैं, अजीब व्यवहार करते हैं, इनको हुआ क्या है। तो तांत्रिक ने देखा और तांत्रिक ने देखने के बाद बोला कि क्या आपके घर में कोई घटना घटित हुई है पहले की? तो इन लोगों ने बोला कि हाँ, ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है और जो मेरी बेटी थी सरोज थी, उसने कभी भी आई नहीं मैके, वो ससुराल में ही सेट हो गई और उसने कभी भी मैके वालों को अपना फेस नहीं दिखाया। और हमारे जो घर का बेटा था वो ऐसे ऐसे किया था, बाद में उसने खुद के साथ भी ऐसा कर लिया। यहाँ पर तांत्रिक ने बताया कि जो आपका बेटा है उसने सुदर्शन के साथ जो चीज़ किया है ना, वो बहुत गलत किया है। सुदर्शन अपना बदला लेने आया है। सुदर्शन ऐसा चाहता है कि इस खानदान की बढ़ोतरी ना हो, मतलब ये जो खानदान है यहीं पे रुक जाए। वो नहीं चाहता कि इस खानदान की बढ़ोतरी हो और बहुत सारी चीज़ें हो। वो ना आप लोग को नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी जो आत्मा है ना भटक रही है। वो नहीं चाहती कि सारी चीज़ें सही हो। यहाँ पे घर वालों ने पूछा तांत्रिक से, तो इसका इलाज क्या है, आप बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो तांत्रिक ने बताया कि हम जंतर वगैरह बना के दे देते हैं, आप एक काम कीजिए, इनको पहना दीजिए, कुछ समय के लिए राहत रहेगा। पूजा पाठ वगैरह आप लोग कीजिए, बच्चों पे ध्यान दीजिए, बच्चों को अकेला मत छोड़िए। और मतलब जितना तांत्रिक के बस में था ना, तांत्रिक ने किया। फिर कुछ महीनों तक ये सारी चीज़ें सही चलती रही, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से सेम प्रॉब्लम। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान। और जो कनकनाथ जी थे, उनकी वाइफ ऐसा सोच रही थी कि आज मेरे पति ने ये चीज़ नहीं किया होता तो आज मेरे बच्चे इतना परेशान नहीं होते। लगी रोने और अपने पति को बहुत ज़्यादा कोसने लगी। और कोसने के बाद से वे सो गई तो उनके सपने में उनके पति आए और बोले कि जो मुझसे गलती हो गई वो तो हो गई, उसको मैं सही नहीं कर सकता और मुझे अपनी गलती का पछतावा है, इसीलिए मैंने खुद के साथ भी न्याय किया और उस सुदर्शन ने मेरे घर वालों को परेशान कर रहा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। एक काम करो, तुम पंडित को बुलाओ और मुझे एक स्थान दे दो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और इस घर की रक्षा करूंगा। तो यहाँ पर कनकनाथ जी की जो वाइफ थी सुबह उठी तो उन्होंने पंडित को बुलाया और बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पति सपने में बोल के गए, वे आए थे सपने में। तो पंडित ने बोला कि हाँ, जो आपके पति हैं वे घर के देवता हो गए हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए। उन्होंने स्थान मांगा है, आप स्थान दीजिए, फिर आपके घर की रखवाली वे करेंगे और आपके घर पे कोई भी विपत्ति नहीं आएगा। मतलब उनके रहते हुए
जो आत्मा परेशान कर रही है आपके बच्चों को वो नहीं करेगी। आप उनको बस स्थान दे दीजिए। फिर घर वालों ने एक स्थान दिया उनको और उनका नाम रख दिया कनकनाथ बाबा और उनकी पूजा होती है। और उस दिन के बाद से लोगों ने उनका पूजा पाठ करना चालू कर दिया। उस दिन के बाद से बच्चों को ना ताबीज की ज़रूरत पड़ी और ना ही किसी तांत्रिक की ज़रूरत पड़ी, ना ही किसी पंडित की ज़रूरत पड़ी। दोस्तों, सोना बताती हैं कि आज भी सब कुछ सही चल रहा है। मतलब उनके यहाँ कनकनाथ बाबा की आज भी पूजा होती है। जो भूत प्रेत वगैरह होते हैं उनके घर में नहीं भटकते हैं। मतलब कभी भी किसी को भूत प्रेत वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी को ताबीज बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दोस्तों, आप लोग बताइए कि आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आप लोगों के पास इसी टाइप की कोई भी स्टोरी हो जो आप लोग चाहते हो ऑडियंस के साथ शेयर करना, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेज सकते हैं। अगले दिन मैं आपकी स्टोरी सुनाऊंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।